हेलो दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी का पाठ 11 सुकन्या नहीं कोई तुम जैसा पाठ लेकर उपस्थित हूँ। आइए आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। सुकन्या घर वापस आते ही अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गई। माँ बार बार सुकन्या के कमरे का दरवाजा खटखटाकर उसे बाहर आकर सबके साथ भोजन करने के लिए कहती रही। माँ सुकन्या दोपहर के भोजन का समय हो गया है, आओ आकर भोजन कर लो। सुकन्या माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना। माँ सुकन्या दरवाज़ा खोलो और बाहर आकर सबके साथ बैठो, जितनी भूख हो उतना खा लेना, बाहर आओ, देखो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ के बहुत समझाने पर सुकन्या अपने कमरे से बाहर आकर खाने की मेज पर आ बैठी। दादाजी सुकन्या तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम तो अपनी मौसेरी बहन से मिलने गई थी, क्या हुआ? उससे लड़ाई हो गई? सुकन्या दादाजी मैं जब भी सुकृति दीदी से मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितनी भद्दी और मोटी हूँ, वह कितनी दुबली पतली और सुंदर दिखती हैं। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी उनके जैसी पतली हो जाऊँ? मैंने सोचा है कि आज से मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं भी सुकृति दीदी की तरह ही दुबली पतली होना चाहती हूँ। माँ सुकन्या क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी सुकृति दीदी अपने को सुंदर नहीं मानती? उन्हें लगता है कि उनका कद बहुत कम है और वह अक्सर यह सोचकर परेशान रहती हैं क्या वह अपना कद कैसे बढ़ाए। कुछ ही दिन पहले वो मुझसे पूछ रही थी कि वह क्या करे कि तुम्हारी चचेली बहन मधुरिमा की तरह अपना कद बढ़ा सके। सुकन्या माँ मुझे तो सुकृति दीदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। माँ अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम अभी सुकृति से फोन करके बात कर सकती हो। मधुरिमा ताई जी सुकृति से बात करने की क्या जरूरत है, मैं ही बता देती हूँ। अक्सर सुकृति मुझसे पूछती रहती है कि वह क्या करे और क्या ना करे जिससे वह अपना कद बढ़ा सके। वहीं मैं उससे यह पूछती रहती हूँ कि मैं उसकी तरह गोरी कैसे हो सकती हूँ, काश मेरा रंग इतना सांवला नहीं होता। यह सुनकर दादाजी हंसते हुए बोले कि यह तो बिल्कुल कौवे हंस और मोर की सी कहानी हो गई है। सुकन्या और मधुरिमा दोनों एक ही स्वर में बोल पड़ी, दादाजी आप हमारी तुलना कौवे से कर रहे हैं। दादाजी तुम लोगों ने स्थिति ही ऐसी बना दी है, कौवे हंस और मोर का भी तुम जैसा ही हाल था। सुकन्या दादाजी आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मधुरिमा दादाजी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। दादाजी चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक कौवा जंगल में बहुत खुशी से इधर उधर घूमता रहता था। फिर एक दिन उसने एक हंस को देखा और वह उसके श्वेत रंग से बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा काश वह भी हंस की तरह श्वेत रंग का होता। श्वेत यानी बच्चों सफेद होता है। तो वे सारे लोग जो उसे देखते ही उड़ा देते हैं उसके साथ ऐसा व्यवहार न करते। वह हंस के पास जाकर बोला, हंस भाई तुम कितने सुंदर हो, काश मैं भी तुम्हारी तरह श्वेत वर्ण का होता। हंस दुखी होते हुए बोला, मैं कहाँ सुंदर हूँ, सुंदर तो मोर है जिसके पास एक से ज्यादा रंग है। मैं तो एक ही सफेद रंग में डूबा हुआ हूँ, जरा सा भी कीचड़ लग जाए तो मैं गंदा और भद्दा दिखने लगता हूँ। काश मैं भी मोर की तरह रंग बिरंगा होता। हंस की बात सुनकर कौवे के मन में मोर से मिलने की इच्छा हुई। वह मोर को बताना चाहता था कि वह कितना भाग्यशाली है। यह सोचकर वह मोर को खोजने निकल पड़ा। जल्द ही उसे एक मोर दिखाई दिया। वह उस मोर के पास जाकर बोला, मोर भाई तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षी हो। यह सुनकर मोर बहुत ही उदासी से बोला, कौवे तुम मुझे भाग्यशाली मानते हो, मैं रंग बिरंगा तो जरूर हूँ पर मेरे पैर बहुत भद्दे हैं, काश मेरे पैर भी सुंदर होते। सच कहूँ तो मुझे लगता है मुझसे तो ज्यादा भाग्यशाली तुम हो, क्योंकि तुम खूब मस्ती से उड़ सकते हो। मैं तो अपने पंखों के बोझ के कारण ज्यादा ऊंची उड़ान भी नहीं भर पाता। उस पर मैं सदा ही मनुष्य से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पंखों के कारण उनसे मेरी जान को खतरा बना रहता है। वहीं दूसरी ओर तुम पूरी आज़ादी से कहीं भी आ जा सकते हो, तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। दादाजी बच्चों तुम्हें क्या लगता है मोर, हंस और कौवा में से कौन सबसे ज्यादा भाग्यशाली है? सुकन्या दादाजी इस कहानी से तो मुझे लगता है कौवा ही सबसे भाग्यशाली है। दादाजी बेटिया पर वह तो दुखी है, भला एक बिल्कुल काला पक्षी कैसे सुंदर हो सकता है? कहाँ मोर, कहाँ हंस और कहाँ कौवा? मधुरिमा दादाजी हम इन चिड़ियों की एक दूसरे के साथ तुलना कर ही क्यों रहे हैं, सब अलग हैं, सबकी अपनी विशेषताएं और पहचान है, सबकी अपनी सुंदरता है। मोर के पास रंग है तो उसके पैर भद्दे हैं। दादाजी
यदि ऐसा है तो तुम आपस में मुकाबला क्यों करती हो और मुकाबला करके दुखी भी हो जाती हो? तुम्हारी सुकन्या की और सुकृति की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। भगवान ने तुम सभी को कुछ न कुछ दिया है। तुम्हारे पास क्या है यह न सोचकर क्या नहीं है उसके बारे में सोचकर तुम दुखी हो रही हो, जबकि तुम्हें यह सोचकर प्रसन्न होना चाहिए कि तुम सभी स्वस्थ हो तथा अपना जीवन यापन करने के लिए किसी पर आश्रित नहीं हो। अपने शरीर के रूप को लेकर शर्मिंदा होना या अत्यधिक व्यायाम करना अथवा खाना पीना छोड़ देना समझदारी नहीं है। मधुरिमा: दादाजी, व्यायाम करना तो अच्छा माना जाता है। दादाजी: हाँ बिटिया, अपने को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करो और पौष्टिक भोजन जरूर खाओ, पर अपने रूप रंग और शरीर की बनावट को लेकर शर्मिंदा कभी नहीं होना। अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करो। बच्चों, याद रखो, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो और अपने को उसी रूप में स्वीकार करो। दादाजी, मैं आपकी बात समझ गई और ध्यान रखूंगी कि मैं अब अपनी तुलना किसी से ना करूं। दादाजी: सुकन्या, मेरी प्यारी बिटिया, याद रखो कोई नहीं है तुम जैसा। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कहानी के माध्यम से यह तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शरीर की बनावट, रंग रूप, कद काठी महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु महत्वपूर्ण है शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाए रखना। इसलिए इन बातों को लेकर शर्मिंदा होना पूर्ण रूप से अनुचित है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस तरह की अनावश्यक तुलना में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। हाँ तो बच्चों, हमने इस पाठ से यह सीखा कि कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जैसा है वह अपनी विशेषताओं से संपन्न है। इसलिए कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करो। आइए अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को हल करते हैं। पहला प्रश्न में आपको एक पैमाना दिया गया है और इस पैमाने के आधार पर आपको अपना रंग चुनना है। तो यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक के बीच जो भी अंक आप चुनेंगे वह रंग आपका प्रतिनिधित्व करेगा। प्रश्न 2, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने आधार पर देने हैं। तो यहाँ मैंने इन प्रश्नों का उत्तर अपने आधार पर दिया है। जैसे, मेरे शरीर की बनावट किस प्रकार खास है, तो मैंने इसका उत्तर दिया है कि मेरे शरीर की बनावट खास है क्योंकि मैं लंबी, चौड़ी और सुंदर हूँ। दूसरा, मैं अपने शरीर के बारे में सबसे अधिक क्या पसंद करती हूँ, तो मैं अपने शरीर के बारे में सबसे सुंदर अपने बालों को करती हूँ क्योंकि मुझे लंबे बालों का शौक है। प्रश्न 3, सुंदर लगने से ज्यादा जरूरी है स्वस्थ रहना। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या प्रयास करते हैं, लिखिए। उत्तर, मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सदा समय पर उठती हूँ और प्रतिदिन संयमित भोजन करती हूँ। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 में आपके समक्ष एक पैराग्राफ दिया गया है। आपने इस पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। तो प्रश्न है, इरावती 6ठी कक्षा में पढ़ती है। बचपन से मोटी होने के कारण उसे अपने मित्र, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी मोटी कहकर बुलाते हैं। उसके विद्यालय में खेलकूद की प्रतियोगिता हो रही है। हर विद्यार्थी का किसी न किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना आवश्यक है। अध्यापक के बहुत कहने पर इरावती ने अपना नामांकन 100 मीटर की दौड़ में करवा दिया है। उसने नामांकन भरा है। कक्षा के सभी बच्चे उसका तरह तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मोटी दौड़ते हुए गिर गई तो क्या हो जाएगा, यह कहते हुए मजाक बनाता है। मोटी दौड़ के पीछे से प्रथम आएगी, यह सुनकर इरावती बहुत परेशान है। इरावती को लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है। दौड़ में भाग लेने से बच्चे के लिए उसने विद्यालय में छुट्टी लेने की सोची। क्या आपको लगता है कि इरावती के दौड़ वाले दिन विद्यालय जाना चाहिए या नहीं? तो मेरा उत्तर है हाँ, जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या इरावती का जीवन व्यर्थ है? आप उसे क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा उत्तर है नहीं, इरावती का जीवन व्यर्थ नहीं है। मैं उससे कहना चाहूँगी कि कभी भी दूसरों के कहे अनुसार अपने को दुखी मत करो। अपने को इस योग्य बनाओ कि लोग आपकी कमी से नहीं, आपकी खूबी से आपकी प्रशंसा करें। क्या समाज की सोच उसके प्रति सही है? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर, नहीं, समाज की सोच उसके प्रति सही नहीं है क्योंकि समाज केवल उसके बाहरी रूप को देखकर उसका तिरस्कार करता है, जबकि हो सकता है उसके अंदर कई खूबियां भी हो। समाज को उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। यहाँ पर बच्चों कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, जिस पंक्तियों को पढ़कर आपको हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। तो मैंने अपने अनुसार इसको हल कर दिया है। आप अपने अनुसार अपने उत्तर दे सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न हल करते हैं, जो कि आओ खोजे में से है। यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर है, प्राचीन समय में व्यक्ति की सुंदरता का आकलन उसकी शारीरिक बनावट से किया जाता था, लेकिन आधुनिक युग में व्यक्ति की सुंदरता की परिभाषा बदल चुकी है।
अब लोग किसी भी मनुष्य की सुंदरता का आकलन उसके व्यवसाय, उसकी शिक्षा और उसके वित्तीय ढांचे से लगाते हैं। जो जितना शिक्षा प्राप्त करेगा, उन्नति प्राप्त करेगा, धन अर्जन करेगा, वही आज के समय में सुंदर माना जाता है। प्रश्न 2 में आपसे पूछा गया है कि अलग अलग देशों में खूबसूरती की परिभाषा भी अलग अलग है। आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? तो इसका उत्तर है, आज अलग अलग देशों में खूबसूरती का आकलन अलग अलग तरीके से किया जाता है। दक्षिण देशों में जहाँ काली और मोटे शरीर की महिलाएं पसंद की जाती है, वहीं उत्तरी देशों में महिलाएं पतली, गोरी और सुंदर होनी चाहिए। अतः हम यह कह सकते हैं कि अलग अलग देशों में खूबसूरती की परिभाषा भी अलग अलग है। सुंदरता वास्तव में खुद को स्वीकार करने और आपकी सहजता से उभरती है। जिस पल आप खुद को लेकर सहज होते हैं, आप सुंदर महसूस करते हैं और आप सुंदर दिखाई देते हैं। यहाँ पर सुंदरता के अन्य आधार भी दिए हैं, आप इन्हें भी यहाँ से नोट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को समझने के लिए मेरी यह वीडियो अवश्य सहायता देगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।